हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ करवा रही थी, जिसमें से सीडीपी वाला पार्ट और मैथ वाला पार्ट हो चुका है। ये इसमें इन्वायरमेंट वाला पार्ट करेंगे, ये पेपर 1 के लिए है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? इसमें जो है मैप पूछ रहा है। इससे आपको क्या पता चल रहा है कि आपको जब पेपर देने जाना है, इससे पहले जो इंडिया का मैप होता है ना, उसमें लोकेशन जो होता है उसको आप अच्छे से देख के जाइएगा। भारत में बिहार के सापेक्ष जम्मू कश्मीर और गोवा की स्थिति क्या है? जैसे ये मैप है, मान लीजिए भारत वाला, ये भारत है, इसके बाद जो है यहाँ पे हमारा बिहार है, और जम्मू कश्मीर कहाँ पे है? यहाँ पे है जम्मू कश्मीर। और ये जो गोवा है, गोवा की जम्मू कश्मीर की स्थिति तथा गोवा जो होता है वो नीचे होता है, यहाँ मुंबई के पास में होता है। तो इसके सापेक्ष में देखना है हमें। इसके सापेक्ष में जम्मू कश्मीर किधर पड़ रहा है? ये वाला कौन सी दिशा है? ये है उत्तरी और पश्चिमी, ईस्ट वेस्ट। इसका जो सही आंसर होगा, देखिए उत्तर पश्चिम एक ही में दिया है बिहार के साथ जम्मू कश्मीर का। इसका जो सही आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर 3, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। गोवा इधर कहीं है, नीचे मुंबई के पास में। तो इसके सापेक्ष ये वाला दिशा देखिए, इधर ये पश्चिम है, वेस्ट है, और ये नीचे की साइड जाएंगे तो ये दक्षिण है, साउथ है, साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 वाला, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम, नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, 3 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होगी? वाष्पीकरण जो होगा, वेपराइजेशन जो होगा, वो सबसे धीमा कब होगा? जब सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि हो। ऐसा नहीं है। और सतह क्षेत्र बढ़ता है लेकिन तापमान घटता है, ऐसा होने पे वेपराइजेशन बढ़ेगा। सतह क्षेत्र घटता है लेकिन तापमान बढ़ता है, इससे भी बढ़ेगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी, ऑप्शन नंबर 4 वाला। बोथ सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस, ये 4 वाला सही होगा। टेम्परेचर और सरफेस एरिया जो है वो दोनों डिक्रीज हों, तब वाष्पीकरण जो होगा वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। स्थानों, दूरियों और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता। ये देख रहे हैं, मैपिंग है, स्थान समझ सके, दूरी समझ सके, दिशा समझ सके। तो इससे क्या, प्लेस, डिस्टेंस और डायरेक्शन के एबिलिटी को, जो अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी होती है, उनको क्या कहते हैं? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा चित्रण कौशल। दिशात्मक कौशल नहीं होगा केवल, इसमें चित्रण कौशल होगा। चित्रण में अगर कोई आप फिगर बना रहे हैं, जैसे मैप ही ले लीजिए मान लीजिए, तो उसमें हमें स्थान भी पता रहेगा, जिसमें कौन सा राज्य कितनी दूरी पे करना है वो पता रहेगा, और दिशा है, किस दिशा में कौन सा राज्य पड़ रहा है। जैसे मैं मैप एग्जाम्पल के तौर पे मैप ली हूँ, ऐसी कोई भी फिगर हो, तो इसमें जो आंसर होगा सही वो होगा मैपिंग स्किल। ये मैपिंग स्किल के अंदर आता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64। किस राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क एनसीएफ ने प्राथमिक स्तर पर एक एकीकृत पाठ्यचर्या क्षेत्र के रूप में पढ़ाए जाने के लिए पर्यावरण अध्ययन की सिफारिश की थी? मतलब एनसीएफ जो आया था ना, कई बार एनसीएफ आया था ना, तो किस एनसीएफ में इन्वायरमेंट जो स्टडी है इन पे जो है फोकस किया गया था? वो है ऑप्शन नंबर 4 वाला, एनसीएफ 1975 एनसीएफ जो आया था, उसमें राष्ट्रीय पर्यावरण अध्ययन पे फोकस किया गया था। वो भी जो है इसमें बताया गया था, जो इन्वायरमेंटल स्टडी है उनको प्राइमरी लेवल में भी लाना जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। भारत में किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती की जाती है? स्थानांतरित खेती मतलब शिफ्टिंग कल्टीवेशन। एक जगह पे कोई मान लीजिए एरिया है, वहाँ पे पहले ये लोग खेती करेंगे, जंगल काटेंगे, खेती करेंगे, फिर वहाँ से चले जाएंगे, उनको जला के वैसे छोड़ के चले जाएंगे। दूसरी जगह पे जंगल काटेंगे, खेती करेंगे, फिर वहाँ से भी चले जाएंगे। उसे बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्ट करते रहते हैं अलग अलग जगह पे। ऐसा कहाँ पे होता है? जिसे झूम कृषि भी बोलते हैं। ऐसा जो होता है वो होता है उत्तर और पूर्वी क्षेत्रों में, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में। आंसर नंबर 1 होगा, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ये जो हमारा मैप है ना, ऐसे ये वाला, इधर वाला, यहीं पे ना मणिपुर, मेघालय, असम, यहीं पे पड़ता है ना, ये इस वाले एरिया में यहीं होता है, जिसे झूम कृषि भी बोलते हैं। शिफ्टिंग कल्टीवेशन यहीं पे होता है, मणिपुर, मेघालय। तो ये किस साइड में पड़ेगा? उत्तर पूर्वी क्षेत्र। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66।
नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो नदी बांध जल विद्युत के लिए बनाए जाते हैं ना, इलेक्ट्रिक के लिए जो नदी बांध बनाए जाते हैं ना, वो उसके लिए क्या सत्य नहीं है? बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, ये सत्य है। और जो है टिकाऊ विकास की बात की गई है ना, तो ये सत्य नहीं पूछा है, ये गलत है। टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित नहीं करते, ये पानी हवा को प्रदूषित नहीं करते, ये तो जो है ये सही है। जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, ये भी सही है। और बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी और जीवन रेखाओं से अलग करते हैं। हाँ, ये जो बांध के द्वारा सिंचाई का काम किया जाता है ना, तो वो जो जीवन रेखाओं से अलग करते हैं, मतलब बांध के द्वारा हम नहरें जो है गांव-गांव में लेके जाते हैं जिससे सिंचाई होती है, तो ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये वाला गलत है। और पूछा गया है कौन सा सत्य नहीं है, टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित नहीं करता, तो ये होगा इसका सही जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, डैम्स इनकरेज सस्टेनेबल ग्रोथ। चलिए देखते हैं 67। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैसें हैं? इसमें से ग्रीन हाउस गैसें कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, आपको पता ही है सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है इसी से होता है। मीथेन भी है। और जलवाष्प वाटर वेपर जो होता है ये भी होता है इसके लिए जिम्मेदार। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑल ऑफ द अबव, प्रयुक्त सभी। मैं आपको बता दूं कि जो जब भी आपको प्रीवियस ईयर करने हैं ना, उनको डिटेल में करिए। जो ऑप्शन है, मान लीजिए अभी इसमें ये पूछा गया, फिर ये बोल दे कि जो है कार्बन डाइऑक्साइड से सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट किससे होता है, तो उसमें ऑप्शन दे दे कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब दे दे, तो उसमें कभी कभी क्वेश्चन चेंज करके बना देता है। इसलिए जब भी आपको PYQ लगाने हैं, उनको डिटेल में लगाइए, तभी उसका लाभ होगा। और मैं भी जो है मैं भी जब एग्ज़ाम दी थी, तो सीटेट यूपीटेट सब एक ही साथ फार्म भरी थी, और मेरा जो है चारों में मैं पास हो गई थी, और सब में 100+ नंबर है। मैं किसी दिन स्कोर कार्ड आपको जो है वीडियो में दिखा दूंगी। मैं ऐसे ही पढ़ती थी, जैसे मैं पढ़ती थी वैसे ही मैं पढ़ा रही हूँ। इससे जो है आप लोग टेंशन मत लीजिए, आप लोग पास ज़रूर हो जाएंगे। और डिटेल एक्सप्लेनेशन से ये भी लाभ होता है कि आपको पता चलता है कि हमें एग्जामिनेशन हॉल में कैसे क्वेश्चन को पढ़ना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे एलिमिनेट करना है, कैसे एक एक वर्ड को ध्यान देने से क्वेश्चन का जो आंसर होता है हमारा चेंज हो जाता है। अगर उसको ध्यान नहीं देंगे तो आप गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सीटेट का एग्जाम है, इसमें बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, एक एक वर्ड पे ध्यान देना होता है, तभी इसका सही आंसर निकलेगा। चलिए देखते हैं, भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? जो ठंडे रेगिस्तान होते हैं, कोल्ड डेजर्ट होते हैं, वो मानसून से प्रभावित क्यों नहीं होते? वो भी पूछा गया है कि भारत के, स्पेशली इस पे फोकस किया गया है कि जो भारत के ठंडे रेगिस्तान है, लद्दाख वगैरह, वो वहाँ पे मानसून से वो प्रभावित क्यों नहीं होते? ठंडे रेगिस्तान में गर्मियाँ और बेहद ठंडी सर्दियाँ होती है, ऐसा नहीं है। अगर गर्मियाँ पड़े, गर्मी हो बेहद, ठंडी हो बेहद बेहद, अगर मानसून चेंज होगा तो उस पर इफेक्ट पड़ेगा। ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में होते हैं। ठंडे रेगिस्तान में हवा बहुत पतली होती है, ऐसा कुछ नहीं है। ठंडे रेगिस्तानों में हवा बहुत पतली होती है। ठंडा रेगिस्तान बहुत ऊंचाई पर होता है, ऐसा भी नहीं है कि ऊंचाई पे है तो उस पर मानसून का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मानसून का इफेक्ट तो पूरे क्षोभमंडल में होता है ना, तो ऊंचाई से कोई मतलब नहीं है। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ठंडे रेगिस्तान हिमालय की वृष्टि छाया में पड़ते हैं। इनमें जो हिमालय होता है ना, उसका शैडो पड़ता है, शैडो ऑफ द हिमालय। कोल्ड डेजर्ट लाई इन द रेन, शैडो ऑफ द हिमालय, क्योंकि इनकी वृष्टि छाया में पड़ते हैं। जो हिमालय होते हैं, हिमालय पर्वत है ना, इतना ऊंचाई पे है कि इनके ऊपर इफेक्ट ही नहीं आने देता। मानसून को जैसे हवाएं चली तो उनको रोक लेगा, वहां तक जाने ही नहीं देता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? जो ताजमहल है ना, उसका जो कलर है वो पीला होता जा रहा है, इसके लिए कौन सा जिम्मेदार है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये नहीं है। सल्फर, क्लोरीन, ये भी नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड जब जो है अम्ल वर्षा जो होता है ना, एसिड रेन, इसी से इफेक्ट हो रहा है, इस पे इसी से अफेक्टेड है ये सल्फर डाइऑक्साइड, इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, गोलकोंडा किला किसने बनवाया था? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा काकतीय राजवंश ने। नेक्स्ट देखते हैं, 15 ग्राम प्रति ml घनत्व और 3 ml आयतन वाले किसी वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? आपको पता है घनत्व बराबर क्या होता है? घनत्व इज इक्वल टू होता है द्रव्यमान अपान आयतन, वॉल्यूम। ठीक है, इसमें दिया क्या है? घनत्व दिया है, घनत्व की जगह आप घनत्व रख देंगे। 15 इज इक्वल टू यम अपान वॉल्यूम कितना दिया है? 3। तो यहाँ से, या इधर देख लीजिए, यहाँ से
यम इज इक्वल टू निकल जाएगा 15 इंटू 3। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 45। द्रव्यमान का जो मात्रक होता है वो ग्राम या किलोग्राम होता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला, 45 ग्राम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? जो इसमें से अदिश राशि उसे बोलते हैं जो इसमें दिशा दिशा का कोई इफेक्ट ना पड़े, जिसपे उसे अदिश राशि बोलते हैं। जो चेंज भी नहीं होता है, देखिए भार चेंज होता है, संवेग भी चेंज होता है, दिशा का इसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, गुरुत्वाकर्षण से भी दिशा से गुरुत्वाकर्षण पे भी इफेक्ट पड़ता है। इसमें जो इसका सही आंसर होगा वो होगा मास, द्रव्यमान। द्रव्यमान कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट चीजें हैं, जो भी कांस्टेंट चीजें हैं वो अदिश राशि होती हैं, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी है ये, इसका सही आंसर होगा मास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती कहलाती है। आपको पता है जिसमें से प्रकाश किरण गुजर सकती है उसे पारदर्शी बोलेंगे, और जिसमें से प्रकाश किरण नहीं गुजर सकती उसे क्या बोलेंगे? अपारदर्शी। अपारदर्शी, ठीक है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, ओपेक, अपारदर्शी। नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान पृथ्वी की सतह पर 10 किलोग्राम हो? ये जो क्वेश्चन था, इसमें जो ऑप्शन था ये गलत पूछा गया था, इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं था, जबकि जो है इसलिए ये क्वेश्चन मतलब आयोग ने स्टार इस पे दे दिया था। चलिए देखते हैं। एक विलेय का विघटन दर किस पे निर्भर करता है? एक विलेय का जो द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ ए सॉलिड डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करेगा ये? टेम्परेचर पे, प्रेशर पे, वेट पे। जो विलेय होता है ना, विलाय जैसे चीनी ले लीजिए, शुगर ले लीजिए, चीनी, ये चीनी है और ये पानी है, इसमें घुल कौन रहा है? चीनी क्या हो जाएगा? विलेय हो जाएगा, ये विलेय हो जाएगा। और जो विलायक जो घुलाता है वो हो जाएगा विलायक हो जाता है। चीनी कब ज़्यादा घुलेगा? जब सतह चीनी का घुलना किस पे डिपेंड करेगा? सतह क्षेत्र पर निर्भर करेगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला, सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सुषमा चाहती है कि उसके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? उनको पेड़ों के प्रति पेड़ों के संरक्षण के बारे में बच्चों को बताना है। कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज, ये बताना है वो क्या सूटेबल रहेगा इसके लिए। कक्षा में बहस आयोजित की जाए, समूह चर्चा की जाए, पोस्टर बनाया जाए। ऐसा कुछ नहीं, पोस्टर बनाने से केवल नहीं होगा, समूह चर्चा से भी नहीं होगा, कुछ करना होगा इसके लिए। और कक्षा में बहस करने से भी नहीं होगा। बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। 76 वाला जो है उसका फोर्थ वाला सही होगा। बच्चों को एक पौधे को अपनाने और पोषित करने में मदद करना। हेल्पिंग चिल्ड्रन टू एडॉप्ट एंड नर्चर द ए प्लांट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77। अभय ने अपने छात्रों को उन बीमारियों पर समूह में एक सर्वेक्षण करने के लिए कहा जिनसे उनके पड़ोस के लोग पीड़ित थे। एक बीमारी है और उस बीमारी पर चर्चा करने के लिए बोला जा रहा है जिससे उनके जो पड़ोस के लोग हैं वो पीड़ित हैं, पड़ोस के लोग पीड़ित हैं। चलिए देखते हैं क्या करना चाहिए। बीमारी है, ठीक है, पड़ोस के लोग पीड़ित हैं। पाठ्यपुस्तक में सर्वेक्षण का उल्लेख नहीं किया गया है, सर्वेक्षण का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। इस शिक्षण अधिनियम की रणनीति के लिए कौन सा विकल्प प्रासंगिक नहीं है? इस पे फोकस रखना है, ठीक है। प्रासंगिक नहीं है, कौन सा सही नहीं है इसका जो चलिए देखते हैं कौन सा सही ऑप्शन होगा। इसने समुदाय के साथ बातचीत करने का अवसर प्रदान किया। नहीं, ये तो सही है, अवसर तो मिलेगा ही। जब इस पे जो बगल में बीमारी है उसके बारे में चर्चा करना है तो अवसर तो मिलेगा बातचीत करने का, ये गलत है। इससे बच्चों को वास्तविक जीवन के साथ सीखने में मदद मिली। हाँ, ये तो हुई ही, क्योंकि गलत वाला पूछ रहा है इसलिए ये आंसर नहीं होगा। इसने बच्चों को डेटा हैंडलिंग और एक साथ काम करने में सक्षम किया। हाँ, ग्रुप बनेगा, बच्चे घर घर जाएंगे और एक डेटा कलेक्ट करेंगे कौन कौन इस बीमारी से है, जो पीड़ित है। नेक्स्ट वाला देखते हैं। इस समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली जिनसे वे पीड़ित थे। इससे समुदाय को उन बीमारियों को समझने में मदद मिली। अब ये नहीं है कि उनको मदद मिली भी या नहीं मिली या चर्चा ही करते रह गए, इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया है। सो ये वाला होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट।
आपातकाल परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। इसमें से देखिए, इतना बड़ा क्वेश्चन है ना, अगर आप एक बार ऐसे पढ़ लेंगे, कहीं मार्क नहीं करेंगे, तो आपको आपका जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा लगेगा। दोबारा आप समझने के लिए दोबारा पढ़ना पड़ेगा। इसलिए इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना, जिनसे हमारा आंसर निकल सकता है, उनको पहले हाईलाइट करिए। आप पढ़ते जाइए, हाईलाइट करते जाइए, इससे आपका टाइम बचेगा एग्जामिनेशन हॉल में। आपातकाल परिस्थितियों में बात के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे। बात किस पे करनी है? आपातकाल। और पूछा क्या? अनुभव। ठीक है। उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा। बच्चों ने आग, बिजली के झटके, सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने बताया कि आग से खेल रहे थे या आग से उन्हें क्या हुआ था, बिजली के झटके से क्या हो रहा था, सड़क दुर्घटना में क्या हुआ था। बच्चे ये बता रहे हैं, वो पूछ रही हैं। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया। मैडम ने प्रश्न पूछा और जो बच्चे आंसर दिए उनका आकलन किया, असेसमेंट किया। ठीक है। और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की। हाँ, सुरक्षा पहलुओं पर भी चर्चा की। और क्रमशः आग और बिजली के झटके पर सुरक्षा निर्देशों का पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। समझे? बिजली के झटके पर सुरक्षा निर्देशों पर चर्चा के लिए इन्होंने प्रयोग भी किया। देखिए, एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? चलिए देखते हैं। कॉग्निटिव अप्रोच, ये संज्ञानात्मक दृष्टिकोण, ये नहीं है। और जो है नेक्स्ट देखते हैं, अनुभवात्मक अधिगम दृष्टिकोण, ये भी नहीं है। इसमें इन्होंने देखिए सब बच्चों को बताया भी, उनसे पूछा भी और प्रयोग भी करवाया। तो क्या होगा? ज़्यादातर क्या कर रही हैं वो? ज़्यादातर पूछताछ कर रही हैं, पूछताछ। ठीक है, पूछताछ ज़्यादातर कर रही हैं। और आप देखिए, कभी कभी अगर आपको कन्फ्यूज़न हो ना, तो इंग्लिश वाला भी देख लिया करिए। इसमें देखिए पूछताछ ज़्यादा कर रही हैं, इंग्लिश वाला भी देख लीजिए अगर ऑप्शन समझ में ना आए तो। थर्ड वाले पे क्या है? इंक्वायरी अप्रोच, अन्वेषण दृष्टिकोण। ये ऑप्शन सही होगा क्योंकि इसमें पूछताछ ज़्यादा हो रहा है। ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समुदाय एक महत्वपूर्ण शिक्षण और अधिगम संसाधन है क्योंकि कम्युनिटी की बात हो रही है कि ये बता रहा है कि ये लर्निंग रिसोर्स है। क्यों? ये सस्ता और सुलभ है। यह बुजुर्ग लोग बुद्धिमान है और उनके पास समय है। ऐसा कुछ नहीं है। यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है। किसी भी समुदाय में उपलब्ध समस्त ज्ञान को बिना आलोचना के स्वीकार कर सकता है। ऐसा नहीं है कि कोई भी ज्ञान हो उसके बारे में बिना जाने समझे सबको एक्सेप्ट ही कर लो, ये गलत है। ठीक है, ये भी गलत है। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। यह वास्तविक परिस्थितियों में सीखने का अवसर प्रदान करता है। ये बिल्कुल सही है। इट प्रोवाइड्स लर्निंग अपॉर्चुनिटी इन रियल सिटिंग। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर 80। ईवीएस शिक्षण अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ने और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य है। जो ईवीएस सिस्टम मतलब एनवायरमेंटल स्टडी है, शिक्षा अधिगम में कक्षा में प्राप्त अधिगम को विद्यालय के बाहर जो ईवीएस पढ़ाते हैं ना जब, तो उसे विद्यालय के बाहरी जीवन से भी जोड़ना होता है क्योंकि ईवीएस ईवीएस जो होता ही है वातावरण के लिए। इसका क्या जोड़ने से और इसे समृद्ध करने का तात्पर्य क्या है? चलिए देखते हैं। पाठ्यपुस्तकों से बाहर जाना, वैश्विक पर्यावरण मुद्दों और चिंताओं को पाठ्यपुस्तकों से लिंक करना, ऐसा नहीं है। पूर्ण विद्यालय दृष्टिकोण, ये भी नहीं है। पाठचर्या से बाहर जाना, ये भी नहीं। पाठ्य पुस्तकों 80 वाला जो होगा उसका होगा फर्स्ट। गोइंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, पाठ्य पुस्तकों से भी हटके कुछ कार्य करो तब बच्चा इंटरेस्ट लेगा, ये होगा गोइंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। कक्षा थर्ड के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं। देखें, हाँ, माँ होगी, माँ होंगे मतलब फादर मदर, और जो बच्चे होंगे ये एकल परिवार बनाएंगे। और यदि दादा दादी अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? परिवार की परिभाषा गलत है, ऐसा नहीं है, ये सही परिभाषा, बिल्कुल सही परिभाषा है। ठीक है। रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, ऐसा भी नहीं है। वो बता रही है अति असंवेदनशील क्यों है, संवेदनशील है, वो सेंसिटिव है। चलिए देखते हैं थर्ड वाला। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है। परिवार की अवधारणा को इसी तरह से सिखाया जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये जो इसका सही आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर थर्ड। शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है।
समावेशी नहीं है का मतलब है इंक्लूसिव नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि उन्होंने एग्जाम्पल नहीं दिया कि कुछ बच्चों को खड़ा करे और किसी को फैमिली का मतलब एक एक मेंबर बना के उनको जो है समझाएं कि ये तुम ये हो, मान लो तुम ये हो, इनको ऐड इसमें कर दिया तो ये जो है ये एकल फैमिली हो गई, ये विस्तारित परिवार हो गया, ऐसा करके नहीं बताया। इसलिए शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, सबको एक्टिव नहीं किया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82। निम्नलिखित में से कौन सी ईवीएस कक्षा में गतिविधियां हैं? इसमें से कौन सा गतिविधि है? चित्र पढ़ना, फील्ड भ्रमण और है श्यामपट्ट का उपयोग। उपर्युक्त सभी, चित्र पढ़ना भी एक गतिविधि है, एक्टिविटी ही है। फील्ड भ्रमण कर रहे हैं, बिल्कुल एक्टिविटी है। और श्यामपट्ट का उपयोग कर रहे हैं, ये भी एक्टिविटी है, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 4 वाला होगा, ऑल ऑफ द अबव। चलिए देखते हैं 83। पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों की समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है एकीकृत है, समावेशी है, विषयगत है। सही है, सबको ऐड करना है, विषयगत भी हो, इंक्लूसिव भी हो, इंटीग्रेटेड भी हो। इसका जो होगा ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज पाठ्यपुस्तक में सपेरा पर एक अध्याय है। जो सपेरा है उस पर एक अध्याय बना हुआ है। इसका उद्देश्य बच्चों को जागरूक कराना है और संवेदनशील बनाना है। वो क्यों किया गया है? चलिए देखते हैं कि यह एक अवैध कार्य है, इतना ही पर्याप्त नहीं होगा सपेरा के लिए, क्योंकि बच्चे इन दिनों अक्सर उन्हें नहीं देखते। ऐसा नहीं है कि सपेरे सांपों को नुकसान नहीं पहुंचाए और उन्हें अपनी आजीविका से वंचित करने से पहले विकल्पों को प्रदान करने की आवश्यकता है। ये बिल्कुल सही है, सपेरा जो होते हैं वो सांपों को नुकसान ना पहुंचाएं, क्योंकि जो सांप होते हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और जो सपेरा होते हैं वो अपना आजीविका चलाते हैं, इसलिए उनको आजीविका से वंचित करने से पहले उन्हें कोई विकल्प दो और उन्हें बताओ कि ये सांप से जो खेलते हैं ना वो काम ना करके कोई और आजीविका ढूंढें। ये इसका उद्देश्य ये होता है, ये मेन मोटिव होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है? शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, ऐसा ऐसा नहीं है, लेकिन जो सबसे प्रासंगिक, ये सबसे वर्ड देख रहे हैं ना, जो सबसे सही है वही आंसर देना है। यह ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है। सही है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ होगा। बच्चे बाहर जाएंगे, फील्ड में जाएंगे, पेड़ के नीचे बैठेंगे, खाना खाएंगे, एक दूसरे से बातचीत करेंगे, घूमेंगे टहलेंगे, ये इसलिए इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में आ जाएगा। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, इट इज़ गुड टेक्निक्स लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ईवीएस टीचिंग लर्निंग। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86। 86 वाला है, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या बताता है? चलिए देखते हैं, स्कूल बैग का वजन कम करना, ईवीएस पाठ्यपुस्तकों में अध्यायों की संख्या कम करना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अबोध का भार कम करने की जरूरत, फिर है ईवीएस पाठ्यक्रम को आधा कम करने की जरूरत, ऐसा नहीं है। अबोध का भार कम करने की जरूरत, लोड ऑफ इनकम्प्रिहेंशन नीड्स टू बी रिड्यूस्ड। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा थर्ड वाला, अबोध का भार कम करने की जरूरत। जो कम्प्रिहेंशन है, जो किताबी वाली चीज़ें हैं, उनको कम करने की ज़रूरत है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? जो इन्वायरमेंटल स्टडीज़ होता है उनको समूह में सिखाने का क्या मतलब होता है? चलिए देखते हैं समूह में सिखाने का क्या मतलब होता है। लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं, ये कोई उद्देश्य नहीं है इसका। कम और उच्च प्रदर्शन वाले छात्रों को अलग करना, उपचारात्मक शिक्षण देना, ये भी नहीं है। सहयोग, देखिए कम और उच्च प्रदर्शन वाले छात्रों को उनको जो है डिवाइड नहीं करना है, ये गलत होता है ये ऑप्शन। सहयोग के मूल्यों को लागू करना, और सहयोग शब्द दे दिया ना, इसी से जान लो कि ये ऑप्शन सही होने वाला है। और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चों को सक्रिय रूप से देख रहे हैं, प्रत्येक बच्चे को लिया जा रहा है और एक्टिव, ऊपर ऊपर से एक्टिव फॉर्म में भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना, ये सही होगा आंसर नंबर थर्ड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88। बाला, इसका जो फुल फॉर्म होता है कभी कभी पूछ लेता है, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, ये इसका फुल फॉर्म होता है।
इसका पूछ रहा है कि पूरा रूप क्या है, हिंदी में होगा अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, ये सही है। ठीक है, 88 का जो होगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड सही होगा, ये वाला थर्ड सही है। और ये देखिए फुल फॉर्म दिया है बिल्डिंग एज लर्निंग एड, इसका फुल फॉर्म बिल्डिंग एज लर्निंग एड होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं वैकल्पिक ढांचे का क्या अर्थ है। 89 है विभिन्न भौतिक वातावरणों का पाठ्यपुस्तक स्पष्टीकरण, विचार जो अवधारणाओं के औपचारिक रूप से स्वीकृत स्पष्टीकरण, औपचारिक रूप से ये नहीं है कोई, वर्तमान में वैज्ञानिकों और सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा आयोजित विचार, ये सही है वैकल्पिक ढांचे, इसको हम ऑप्शनल के रूप में ले सकते हैं। आइडियाज दैट डिफर फ्रॉम द फॉर्मली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट, ये गलत है, ये गलत वाला है। ठीक है, आइडियाज प्रेजेंटली हेल्ड बाय साइंटिस्ट एंड सोशल साइंटिस्ट, जो साइंटिस्ट और सोशल साइंटिस्ट के द्वारा आइडियाज हेल्ड किए जाते हैं उनको हम ले सकते हैं, ये वाला सही होगा ऑप्शन। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 वाला है, महिलाएं पुरुषों की तुलना में कमजोर हैं, यह एक है, ये क्या है। वैज्ञानिक तथ्य है, गलत है, नहीं वैज्ञानिक तथ्य नहीं है। रूढ़िबद्ध है, नहीं स्टीरियोटाइप भी नहीं है। अंधविश्वास है, ये भी नहीं है। इसका सही आंसर होगा वो ये एक मिथ है, आंसर सही होगा ये एक मिथ है। बस हो गए, इन्वायरमेंट वाला हो गया, बाकी मैं 2019 वाले पेपर का सीडीपी वाला पार्ट कल लेके आऊँगी। आप सब ऐसे ही पढ़ते रहिए और जो है आपका निश्चित ही पेपर में अच्छा नंबर आएगा, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर लगाते हैं ना, इनमें से हमें पता चलता है कि वहाँ पे जाके क्वेश्चन कैसे हल करना। और लास्ट 1 मंथ बचा है, इसके लिए ये बेस्ट स्ट्रेटजी है और मैं भी यही फॉलो करके एक ही बार में मैं 2 ही मंथ में मेरे सारे ही पेपर थे, यूपी टेट वाला भी, सी टेट वाला भी, और चारों पेपर मेरा क्लियर हुआ था। और कुछ खास मैं पढ़ी भी नहीं थी, ज़्यादातर प्रीवियस ईयर पे ध्यान दी थी और कुछ किताबें थी जिनको मैं पढ़ी थी। इसलिए अभी 1 मंथ बचा है, इसके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी है कि आप जो है किताब प्रीवियस ईयर लगाइए। चलिए ठीक है, अगर आपको पसंद आए कंटेंट तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगी।